बच्चे आज अपना वर्क पर एनर्जी के अंदर टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है सबको? कोई बच्चा डिफाइन करेगा पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है? बताओ जरा। एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही और कुछ अपना वो मेटालिक स्केल था वो कहाँ पे? ये रहा। हाँ जी, और कोई बताएगा? पोजेस करता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। चलो ऐसा कुछ देखो, दोनों में कुछ कुछ गड़बड़ है। पहला जो बच्चे ने कहा एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। एक बच्चा कह रहा है कि जो वो पार्टिकल एनर्जी पोजेस करता है वो पोटेंशियल होता है। देखो, जो पार्टिकल एनर्जी पोजेस कर रहा है वो पोटेंशियल नहीं है, वो वाला थोड़ा ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि जो वो पोटेंशियल जो बेसिकली एनर्जी पोजेस कर रहा है पार्टिकल, वो इंटरनल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई ये बात? उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, इनका क्या लॉजिक है? मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर बताता हूं। देखो हमारे पास, हाँ जी, ये देखो जरा। अब दो तीन चीजों को समझते हैं। पहली जो चीज सबसे पहले नीलाक्ष भाई साहब ने बोली कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं तो ग्राउंड लेवल से अगर ये ऊपर गया तो इसके अंदर एनर्जी हो गई है स्टोर। ये एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हुआ कि नहीं? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके जाता हूं, मुझे वर्क डन करना पड़ा ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी को दिक्कत है ना? अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया हूं मैं, तो इसके अंदर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, है ना? ऐसे ही। लेकिन ये सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, ये कौन सी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर टाइप्स हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना ऊपर जाता जाएगा ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट वर्क डन होकर ऊपर जाएगा, उतना ही ग्रेविटेशनल एनर्जी उसमें स्टोर होती जाएगी। तो वो कौन सी पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल पोटेंशियल नहीं है, मतलब पोटेंशियल की एक टाइप है वो। मेरे पास अभी एग्जांपल है, मान लो ये मेरे पास मेटालिक स्केल है, ये है ना, सबको पता है। अब इस मेटालिक स्केल को अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं और छोड़ देता हूं तो ये जोर से लगेगा अगर सामने कोई बंदा होगा तो। अब अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे छोड़ रहा हूं, मान लो मैं इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रख देता हूं, कुछ भी, और उस ऑब्जेक्ट को रख के अगर मैं इसे शूट करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा कि नहीं? अब मैं इसको शूट करते हैं ना, अगर मैं यहां ऐसे करके छोड़ूंगा तो सबको पता है ये दूर जाएगा, है ना? क्लियर है भाई? रेडी रहना, अगर मैं छोड़ूंगा किसी को लगे तो कैच कर लेना, है ना? तो ये गया कि नहीं? अब वो दूर क्यों गया? वो दूर क्यों गया? क्योंकि मैंने जब इसे पीछे स्ट्रेच किया हुआ था तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग कर दी थी। तो इसके अंदर जो मेरे थ्रू किया हुआ वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, और यहां जो मैंने वो ऑब्जेक्ट रखा था, अगर मैं अब इसे छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा और उसने फिर उसको शूट कर दिया। क्लियर बात है? तो यहाँ कोई पोजीशन का गेम नहीं था, यहाँ क्या गेम था? उसकी कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना? और वो इनिशियल पोजीशन के हिसाब से ऐसे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा, ये एग्जांपल समझ में आ गया। फिर तीसरा आता है, मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अपने को पता है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के अंदर अगर मैं इसे नीचे को स्ट्रेच करता हूं तो ये वापस ऊपर क्यों आ रही है? क्योंकि जब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो क्या कर रहे हैं? जब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ये कौन सी है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई ये बात? और मैं जितना ज्यादा इसे स्ट्रेच करता जाऊंगा उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है। कितना? F इज इक्वल टू के एक्स, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एक्स, याद है ना? और जो हमारे पास वर्क डन रहेगा उसके अंदर जो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, है ना? तो F इज इक्वल टू के एक्स वहां से आया, इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर करके वर्क डन निकल सकता है कि नहीं इसका? ये बात समझ में आई है? तो इस केस में भी सिर्फ पोजीशन नहीं है, इसका शेप, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैटर करती है कि नहीं? इवन तुम, बहुत कॉमन एग्जांपल जो तुम यूज करते हो कैरम बोर्ड खेलते हुए, कभी नोटिस किया है? तुम स्ट्राइकर को मारते कैसे? ऐसे करके या ऐसे करके? इस उंगली के ऊपर अंगूठा रख के हम बहुत जोर लगाते हैं, और जब मैं जोर लगा रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मेरी ये उंगलियां मेनली पीछे स्ट्रेच हो रही है,
यहां पर मैं उसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहा हूं, चेंज ला रहा हूं, और वो जब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये उंगली आगे को जाती है, तो मैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही दे रहा होता हूं जो कि फर्दर काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो ये बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी वो एनर्जी जो किसी कॉन्फ़िगरेशन, किसी चेंज इन शेप की वजह से जो उसके अंदर स्टोर हो जाती है वो है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज सर्टेन या इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सॉर्टेड है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड। Gravitational potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position over the surface of the earth. क्लियर है ये वाली बात जो हमने अभी डिस्कस करी थी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh। अब मैं अगर mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू mgh। यहां से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू क्या निकल गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। v is the velocity of the object falling from height h। Then इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी मैंने स्प्रिंग को वर्टिकली लटकाया हुआ, अगर मैं उसे हॉरिजॉन्टल एक सरफेस के ऊपर अज्यूम कर लूं तो हमारे पास जो स्प्रिंग है उसकी इनिशियल पोजीशन मान लो, उसकी इनिशियल पोजीशन ये वाली है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, पहली बात पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, भाई मैं अगर कंप्रेस करूंगा तो वापस एक्सपैंड होना चाहिए, मैं एक्सपैंड करूंगा तो कंप्रेस होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में जो एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है किसी स्प्रिंग के अंदर, दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। डन है। अब इसके अंदर इस डायग्राम में देखो, अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जिसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ऊपर उसके साथ कोई मास कनेक्ट कर दिया, उस मास का कोई खास रोल नहीं है, ये सिर्फ हमने एक तरह से रेफरेंस के लिए लगा दिया है। अब और एक इनर्शिया फैक्टर बढ़ जाएगा थोड़ा सा इससे। अब ये जो मास है इस नॉर्मल से स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच कर देता हूं, इस मास को मैं स्ट्रेच करके यहां तक ले आया, ठीक है, अगर मैं इस मास को स्ट्रेच करके यहां तक लेकर आ गया हूं तो एक्स की डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा हो गई है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो लेट अस अज्यूम कंप्रेशन में भी मैं एक्स का ही डिस्टेंस मूव करा रहा हूं ऑब्जेक्ट। तो हमें एक चीज तो पता है बच्चा कि रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन, यही रहेगा। जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और, है ना, और कंप्रेशन। अब यहां एक लॉ आता है बच्चा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और स्ट्रेन, स्ट्रेच और कंप्रेशन, है ना। जितना ज्यादा मैं खींचूंगा उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बात समझ में आ गई। तो माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स, के क्या है बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, के की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस एफ बाई एक्स। देन वी मे डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। बात समझ में आ गई। स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूं तो के की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाएगी कि नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट may be defined as equal to the magnitude of restoring force when the stretch or compression is 1 unit। सॉर्टेड है बच्चा। फिर हमारे पास आता है यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकलेगा, ml t minus 2 by l, तो ml 0 t minus 2। क्लियर है। एंड रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेच या कंप्रेशन के साथ अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड बात करें, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। डन है। अब यहाँ केसेस क्या है, देखो अगर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इसे स्ट्रेच किया हल्का सा, तो मैंने वर्क डन किया dx का, थोड़ा सा स्ट्रेच करने में। लेट अस अज्यूम इट कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू द डिस्टेंस ऑफ x। मान लेते हैं कि अगर ये x तक स्ट्रेच करी जा सकती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, इनिशियल पोजीशन मान लो यहां थी, इस इनिशियल पोजीशन से मैंने स्ट्रेच किया और मैं यहां तक आ गया हूं अभी। अब जब ये मूवमेंट हुआ है, इसको मान लेते हैं dx, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करके लेट अस अज्यूम यहां तक ला सकता था, जिसकी वैल्यू क्या है, x टोटल, ठीक है। x इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जहां तक मैं उसको लेके आ सकता था। क्लियर बात है।
तो मैंने लिमिट्स फिक्स कर दी हैं। अगर मैं बिल्कुल ही स्ट्रेच ना करता तो ऑब्जेक्ट यहां होता और मैक्सिमम स्ट्रेच में x डिस्टेंस तक उसे कर सकता था। अगर ऐसा है तो मेरे को जो स्ट्रेच करने में वर्क डन लगा होगा वो किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी? रीस्टोरिंग। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? dx। हुआ कि नहीं? है ना? फोर्स हमारे पास लग गई जो रीस्टोरिंग फोर्स है और उसके अगेंस्ट मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया dx। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मुझे टोटल वर्क डन करना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस एफ dx, जहां x की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम x इज इक्वल टू x तक जाएगा, है कि नहीं? अब f क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था f किसके इक्वल है? माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स, था कि नहीं? हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? ठीक है ना, माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो f की जगह पे मैं माइनस के एक्स अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो क्या बनेगा? के एक्स डी एक्स। नेगेटिव साइन हट गया माइनस माइनस से, किसी को दिक्कत? इंटीग्रेट करेंगे, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही है, अपर लिमिट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? के बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 0, और वी कैन राइट इट एज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी को दिक्कत? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में क्लियर बात है बच्चे, किसी को इसमें इश्यू तो नहीं है? पक्का? अब अगर मैं इस लोडेड स्प्रिंग का एक ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल और काइनेटिक के साथ मिला जुला के, अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक के साथ इसका मिला जुला के टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, देखो एक चीज तो क्लियर है बच्चा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो वो तो हमेशा क्या रहने वाली? कांस्टेंट, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। अगर मैंने किसी भी लेवल पर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया तो जितना मैंने वर्क डन किया है वो उसके अंदर, अगर मैं एनर्जी लॉस 0 मान लो, एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है, हीट लॉस कुछ नहीं है, स्प्रिंग के अंदर किसी तरह का लॉस नहीं आ रहा है, तो एनर्जी लॉस 0, तो टोटल एनर्जी उसी के अंदर स्प्रिंग के अंदर बंद की रह जाएगी। जितना मैंने वर्क डन स्ट्रेच करने में किया, जैसे ही मैं छोड़ूंगा सेम अमाउंट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मेरे वर्क डन की वजह से स्टोर हुई थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। अब सारी जब काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो ये अपने मेन पोजीशन को ओवरशूट करके वापस कंप्रेस कर देगी। स्प्रिंग ऐसे ही होता है। अगर हम इस वाले स्प्रिंग की भी एग्जांपल की बात करें, ये स्प्रिंग यहाँ पे है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये इसकी मेन पोजीशन है एग्जैक्टली, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करता हूं और अब मैं छोड़ दूं तो ये ऊपर गया कि नहीं? ये क्या कर रहा है? ये जब मैंने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी दी, वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे पोटेंशियल टू काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, तो उस मेन पोजीशन को ओवरशूट करके वापस ऑपोजिट साइड वाले एक्सट्रीम पोजीशन तक गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ इसका केस नहीं है, अगर मैं पेंडुलम का भी केस लूं, ये हमारे पास पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मैं यहां से इसके ऊपर वर्क डन करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब मैं अगर छोड़ूंगा तो क्या ये बीच में रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये आगे क्यों गया? क्योंकि जितनी इसके अंदर पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, इनर्शिया फैक्टर को इसने ओवर डोमिनेट किया, मतलब इनर्शिया फैक्टर इन द सेंस इनर्शिया फैक्टर ने इसकी मेन पोजीशन को बल्कि डोमिनेट किया, और ये अब यहां से क्या गया? ये उस मेन पोजीशन को ओवरशूट करके अगली एक्सट्रीम तक गया, और अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, और ये 100% हमेशा के लिए सेम मेरे हाथ पे टच करता हुआ चलता जाएगा। लेकिन हमें पता है वो कभी एग्जैक्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके रेस्ट पे आ जाएगा। पता है ये वाली बात समझ में आई है? तो सेम स्प्रिंग के केस में जब मैं इसको मान लो इसका ग्राफ बना रहा हूं, तो सबसे पहले इसकी दो पोजीशंस फिक्स करते हैं, ये और ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चा, ठीक है? ये दोनों कौन सी हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। स्प्रिंग जब मैक्सिमम स्ट्रेच पे था या स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे था। तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम स्ट्रेच पे था तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम, है कि नहीं? जब मैंने उसे मैक्सिमम स्ट्रेच किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, एंड सिमिलरली जब मैंने उसे मैक्सिमम कंप्रेस किया हुआ है तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, है ना? लेकिन जब वो मेन पोजीशन पे था उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 और मिनिमम, ठीक है नहीं? यहां से यहां आते हुए ग्राफ कैसे बना? ऐसा, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और जैसे वो ओवरशूट करके आगे निकला वापस से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। ग्राफ समझ में आया? अब अगर ऐसा था तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 0। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या थी? 0।
अब जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू होगी, और ये काइनेटिक में कन्वर्ट होते हुए यहां पर आके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहां क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, ये कहां पहुंच गई, मीन पे। अब जब वो मीन पे आ रही थी तो वो एक्सेलरेटेड मोशन था। एक्सेलरेटेड के बाद क्या होगा, डी एक्सेलरेटिंग मोशन, बेसिकली स्लो डाउन होना शुरू होगी, और वापस से एक्सट्रीम पे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी कि नहीं। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल एनर्जी के साथ। और जबकि इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम कांस्टेंट, है ना। ये वाली हमारे पास मेन पोजीशन को डिफाइन कर रही है, और ये दोनों पोजीशंस हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन को डिफाइन कर रही है। डन है बच्चा। किसी को इसके ग्राफ में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, पीई पोटेंशियल एनर्जी, टीई टोटल एनर्जी, वी एम दैट इज मैक्सिमम स्पीड, एक्स एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बार बार तुम्हें क्या कह रहा हूं, इंटायर पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड इंटायर काइनेटिक विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, तभी वो ओवरशूट करके ऊपर तक फिर जा पा रहा है सेम डिस्टेंस पे। तो काइनेटिक जो एनर्जी है हाफ वी एम का स्क्वायर दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, होने चाहिए कि नहीं है। तो यहां से मैं वी एम की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाय एम डॉट एक्स एम निकाल सकता हूं कि नहीं। ये रिलेशन साथ में लिखते चलो, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, एंड द एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी बेसिकली वेलोसिटी रहेगी जो मैक्सिमम, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम्स के बाय एम। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम हमारे पास क्या आ गया बच्चा, एम इज द मास ऑफ दैट स्प्रिंग, और जो भी हमने उसको ऑब्जेक्ट लगाया होगा मासलेस स्प्रिंग मानेंगे तो, और एक्स एम हमारे पास क्या आ जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसकी कंप्रेशन या स्ट्रेच वाला लगा लो, ठीक है डन। अब आता है बच्चा इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स doing work on the system are conservative, that is when the work done by the external non-conservative forces is zero। बेसिकली ये लगाओ विद इन द सिस्टम फोर्सेस लग रही हैं, सिर्फ बाहर से कुछ इंपैक्ट नहीं है, तो टोटल वर्क डन जो रहेगा, टोटल एनर्जी रहेगी मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे क्या करके देख रहे हैं, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्ट्रेच या कंप्रेस करता हूं तो उसको जब छोड़ूंगा तो वो, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, मैंने वर्क डन किया, मैं छोड़ूंगा तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी वो वापस से वर्क डन करेगी, है ना। दैट इज वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वापस वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होगी, तो वाइस वर्सा का प्रोसेस है। तो डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू फोर्स, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन में फोर्स की वैल्यू एफ एक्स, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। ये कहां से आया, आप समझो, ये वाली बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया है यहाँ पर, जब डेल्टा वी क्या बचा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अपने को पता है टोटल चेंज इन काइनेटिक प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल जीरो होती है कि नहीं, ये वाली बात पता है सबको। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ समझा कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर होता है। तो ओवरऑल एक और ग्राफ इससे, अगर मैं इस वाले ग्राफ से भी समझाऊं, तो जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट इन ऑपोजिट वे, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, लेकिन अल्टीमेटली चेंज तो बराबर ही है दोनों में, है ना। एक 10 to 0 जा रही है, एक 0 to 10 जा रही है, तो चेंज तो दोनों में 10-10 का ही आया। तो यहां पर डेल्टा के प्लस डेल्टा वी, अब एक इंक्रीज हो रहा था एक डिक्रीज हो रहा था, तो नेट दोनों का चेंज मिला के क्या हुआ, जीरो, है ना। एक पहले 0 था, एक पहले 10 था, अब ये 10 वाला 0 पे आ गया और 0 वाला 10 पे चला गया, तो नेट सम तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, तो नेट चेंज क्या आएगा, जीरो। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से हम ये कह रहे होते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को एक और तरीके से कैसे करते थे, ये याद है तुम्हें, टोटल एनर्जी जो हम 9th क्लास के अंदर एक डेरिवेशन करते थे एमजीएच वाला, कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है तो गिरते हुए ऑब्जेक्ट की हमेशा हर पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे लो तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या आती है, सेम आती है। उसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। वैसे ये हमने 9th क्लास में एज इट इज ये डेरिवेशन करके देखी। देखो जरा हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से गिरता है, लेट अस अज्यूम h हाइट पे था टोटल,
तो हमने कहा उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके कोई 3 पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एक बी पॉइंट मान लेते हैं और एक सी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर है बच्चा? अब बी पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स की डेप्थ पे है, या ये कहो एक्स का जब डिस्टेंस ये बॉल ट्रैवल कर लेगी नीचे आते हुए, तो ये एक्स की हमारे पास नीचे बचा हुआ हाइट कितनी बचेगी, h माइनस एक्स की हाइट पे आ गई है ग्राउंड लेवल से, और c है जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे टच कर जाएगी। 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, mgh। मैंने एक बॉल को मैक्सिमम हाइट पे होल्ड करके रखा हुआ है h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 0, क्योंकि होल्ड किया हुआ है। टोटल एनर्जी कितनी आई, 0 प्लस mgh इज mgh। दिस इज टोटल एनर्जी एट ए। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं किया खास, है ना। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी है बच्चे, mg टाइम्स h माइनस एक्स, क्योंकि इतनी हाइट पे है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ m vb का स्क्वायर, जो वेलोसिटी रहेगी बी पॉइंट पे गिरते हुए। अब vb कैसे निकालेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है कि नहीं है ना। अब v क्या है हमें जो निकालना है, u क्या था इनिशियली 0, 2a क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है x, ये आ गई कि नहीं। तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर निकालता हूं तो हाफ m vb की जगह 2gx डाल दूं, 2 से 2 कट गया, ये कितना आया mgx। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल है mgh माइनस mgx, ये है कि नहीं पोटेंशियल, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और काइनेटिक क्या है प्लस mgx। अब दिख रहा है mgx कट के टोटल एनर्जी mgh आ गई कि नहीं। बी पॉइंट पे भी सेम एनर्जी आ गई टोटल। अगर अब यही चीज मैं सी पॉइंट पे करूंगा तो सी पॉइंट पे एट सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बची नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m vc का स्क्वायर, vc मतलब वेलोसिटी एट c, जब वो ग्राउंड पे जस्ट टच हुआ है। तो ये कैसे निकालें, वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, vc का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है h, तो vc का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गई, हाफ m इंटू 2gh, mgh आया कि नहीं। तो टोटल एनर्जी कितना आ गया, 0 प्लस mgh विच इज इक्वल टू mgh। क्लियर बात है बच्चे, किसी को परेशानी इसके अंदर? डन। तो यहां से हमने प्रूफ क्या किया, एट ए बी एंड सी द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है, बहुत सीधी सी डेरिवेशन थी। अब इसी के बेसिस पे ये जो मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था पेंडुलम वाला, या ये वाला एक अलग सा एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम फ्रिक्शन को 0 मान के चलें तो इन दोनों केसेस के अंदर मोशन किस तरीके से होता है, खुद सोच के देखो। अगर ये पेंडुलम मूव कर रहा है, अगर ये पेंडुलम मूव कर रहा है, तो जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम। काइनेटिक क्या हो रही है, 0, और जैसे ही मैं छोड़ता हूं पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल 0, और ये फिर आगे चला जाता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, डन है। तो यही इन डायग्राम्स के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी हुई है। क्लियर बात है बच्चा। अब एक रिलेशन आता है मास इक्विवेलेंस। मास इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, आइंस्टाइन की मोस्ट फेमस इक्वेशन जिसके बारे में सबसे ज्यादा बज होता है वो क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सबको पता है, E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है सबको ये, E इज द एनर्जी, M इज मास, C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मास की वैल्यू E बाई सी स्क्वायर आ गई कि नहीं। यहां मैं मास की वैल्यू क्यों निकालता हूं, तुम्हें ये पता है कि मास कांस्टेंट होता है। कोई बच्चा है ऐसा जिसको ये लगता है कि मास कांस्टेंट नहीं होता। हमने बचपन से तो यही पढ़ा अभी तक, जो जितनी भी तुम्हारी छोटी क्लासेस थी, हमने हर बार क्या कहा है, मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता है। यही पढ़ा है कि नहीं हमने, है ना। तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मास की वैल्यू एनर्जी के हिसाब से क्यों रख रहे हैं हम, यानी कि एनर्जी चेंज हो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, ऐसे ही।
लेकिन अगर मैं एनर्जी को चेंज कर दूं तो क्या मास चेंज हो सकता है? ये तो एक अलग सी स्टोरी बन गई। मास जो है डायरेक्टली एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब ये एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लगा लूं, एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से उसके मास में चेंज आएगा? रिलेशन तो कह रहा है कि आएगा। एक्चुअल में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के अंदर मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है, और C जो होता है सिर्फ वो कांस्टेंट है। दैट इज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एट वेरी हाई स्पीड, दैट स्पीड विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। उस स्पीड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस वक्त अगर वो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर जाए तो उसका मास, हल्के से हल्की चीज का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है? अगर वो इनफाइनाइट मास पोजेस करेगा, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाए तो हमारे पास बेसिकली मास क्या होता है बच्चा? वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन लिखो, m इज इक्वल टू एम नॉट। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था उस वक्त का मास। बच्चे बैठ जाओ, ठीक है, ये बात समझ में आई है? जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था उस वक्त के मास को हम कह रहे हैं एम नॉट, दैट इज रेस्ट मास, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर है ये? हाँ जी बच्चा, सबको पता चल गया ये वाला? तो यहाँ पे एम नॉट क्या है? रेस्ट मास, दैट इज जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही था। एम क्या है? इफेक्टिव मास और रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मतलब उस वक्त उसकी एनर्जी के हिसाब से जो मास आएगा of the particle moving with the certain velocity v, and c is the velocity of light in vacuum. अब इसके अंदर जो तुम्हारा डाउट क्या बच्चा? अगर वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्या इसका मास इनफाइनाइट हो सकता है? क्यों नहीं हो रहा है? फॉर्मूले में वैल्यू डालो बेटा। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू जीरो डाल देता हूं तो 1 माइनस जीरो बाय समथिंग इज जीरो, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, रेस्ट मास इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू इफेक्टिव मास। तो उस वक्त मास चेंज नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट मास कब हो रहा है? अगर ये एक ऑब्जेक्ट को मैं फेंक के मारता हूं, और लेट अस अज्यूम मेरे अंदर आ गया भोलेनाथ की आत्मा, अब मैं इनफाइनाइट वेलोसिटी से फेंक सकता हूं ना, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है वो। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनीथिंग which can move with the speed faster than speed of light or even equal to speed of light। लेकिन मान लो मैंने फेंक दिया इसे स्पीड ऑफ लाइट से, तो v की वैल्यू c बन गई। अब c by c कट क्या है? 1, 1 minus 1 is 0, anything divided by 0 is infinite। in that situation that object will possess infinite mass। कब? if the object is moving with speed of light। डन है? हाँ जी, अगर हम फोटोन को ले, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करता है, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करता है, बिल्कुल करता है, उसका इनफाइनाइट मास की तरह ही काम करता है। हम फोटोन के मास को जो कंसीडर करते हैं वो रेस्ट मास के हिसाब से लेते हैं, अगर मोशन के साथ उसको कंसीडर करेंगे तो इनफाइनाइट मास का काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हाँ हम बहुत सारा लंबा डिस्कशन, हाँ एग्जैक्टली। अब कहानी क्या है? जब मैं उसे स्पीड ऑफ लाइट की तरह देख रहा हूँ उस वक्त सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रखा है, और अगर मैं उसे रेस्ट पे लाके देखता हूँ तो उस वक्त वो मास है जो कि रेस्ट मास के बराबर आ गया। समझ रहे हो? तो वही मास बेसिकली इंटरकन्वर्टेबल वाला केस, और इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा एक डिस्कशन खुल सकता है ना? कि लाइट आ रही है, कुछ मास तो है, मैं मर क्यों नहीं पाऊं जब इतना इनफाइनाइट मास आके मेरे से टकरा रहा है, बट बेसिकली वो एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, और वो एनर्जी अपना काम कर भी रही है उस वक्त जब मेरी बॉडी पे पड़ रही है, तो है ना? ऐसे तो फिर अगर इनफिनाइट मास है तो फिर बेंड क्यों नहीं होती? लाइट बेंड होती है नेचुरली, ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से बेंड होती है। अब ये कहानी है, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, एक बहुत लंबा डिस्कशन छिड़ जाएगा कि क्या लाइट जनरली ग्रेविटेशनल पुल में बेंड होती है। अब कुछ थ्योरीज कहती हैं होती है, कुछ थ्योरीज कहती हैं नहीं होती है। अब अगर हम स्पेस टाइम बेंड की बात करें, जहां स्पेस ही बेंड हो रहा है, तो लाइट तो सीधा ही जाती है, लेकिन वो स्पेस बेंड की वजह से वो बेंड होती हुई आएगी। अब एक्चुअल में क्या फोटॉन्स बेंड हो रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल की तरफ? क्या जेन्युइनली ग्रेविटेशनल पुल का उस मास पे कोई फर्क पड़ भी रहा है? और अगर हम इनफाइनाइट मास देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स होनी चाहिए, फिर तो वो फोटोन ही अर्थ को क्यों नहीं खींच लेता अपनी तरफ? क्योंकि हैवी मास वाला लाइटर मास तो वही ना अलग चला जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, डिस्कशन पे बाद में आ जाएंगे, अभी के लिए टॉपिक कर लेते हैं। बहुत सारा कुछ पता क्या, ये ना थ्योरीज हैं जो
आइंस्टाइन की थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरीज थी। न्यूटन तो चलो सबसे पहले भगवान तो न्यूटन थे हमारे। न्यूटन से होते हुए फिर जो अगले, ऐसा नहीं कि बीच में अलग भगवान नहीं थे, बट जो हाईलाइटेड भगवान है उनमें फिर उसके बाद आइंस्टाइन थे, जिन्होंने न्यूटन की थ्योरी के अगेंस्ट जाके दिया था। इसीलिए हमने क्या कहा था, जो पुराने वाले थे हमारी, उसकी वो नॉर्मल फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कह रहे थे, जहाँ न्यूटन के लॉज ओबे भी हो रहे हैं, सब कुछ है। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न फिजिक्स पे पहुंच गए थे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर न्यूटन के लॉ ओबे नहीं होते, वहां टोटली अलग चीजें आ जाएंगी। अब ग्रेविटेशनल, कॉस्मोसिस, कॉस्मिक रेज हैं जो, इनके बारे में जो थ्योरीज हैं वो अभी तक बहुत ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बताया होगा, लेकिन जितना हम डेप्थ में जाके क्वेश्चन करना शुरू कर जाते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पर काउंटर थ्योरीज आ जाती हैं। हमें क्या मानना है वो फिर हमें पकड़ना पड़ेगा। चलो अब अपना टॉपिक आता है बच्चे कोलिजन। कोलिजन का नाम समझ में आता है सबको? कोलिजन मतलब टकराव, टक्कर लगना दो चीजों का। अब कोलिजन क्या होता है? कोलिजन बेसिकली एक ऐसा इंसिडेंस है जहां दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर साइमल्टेनियसली फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये चिपके नहीं रहे एटलीस्ट अभी। जब फोर्स लगी एकदम से ये अलग हुए, मान लो यहां से पीछे से आ रहा है ऑब्जेक्ट, आगे गया, लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि टक्कर लगे और दोनों ड्रैग करके गए। जैसे अगर जो मान लो कोई गाड़ी वाला आगे खड़ा है, पीछे से ट्रक वाला टक्कर मारता है, तो जरूरी नहीं है कि ट्रक साउथ इंडियन मूवी की तरीके से उस गाड़ी को उड़ा ही देगी। रियलिटी में तो ये होता है घसीट के लेके जाती है साथ में, है ना। तो ये केसेस सारे बनते होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मान लो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराऊंगा तो बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए टकराएंगे और फिर अलग हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ होता है। अब इस प्रोसेस को, जिसमें एक बहुत स्मॉल टाइम के लिए दो बॉडीज एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको हम क्या करेंगे? कोलिजन है वो। अब कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। पहली बात, आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि यहां तीसरी फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि जब ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी तो पुलिस वाला सीटी मार रहा था, धक्का मार रहा था, कोई और पीछे था, आगे था, सब चीजें खत्म, सब हटा दो, फ्रिक्शन भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ वहां पे क्या है, जो ट्रक उस गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है या रिएक्टिव फोर्स जो गाड़ी ट्रक पे लगा रही है, उस इंस्टेंट के लिए जब टक्कर लगी है, सॉर्टेड है। तो इसलिए आइसोलेटेड इवेंट मान रहे हैं जिसमें और फोर्सेस का लेना देना नहीं है। अब इसके अंदर क्या है? अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज exert relatively strong forces on each other for relatively short time. डन है। अब यहां आता है बच्चे टाइप ऑफ कोलिजन्स। टाइप ऑफ कोलिजन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में कोलिजन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसा जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस हो ही ना। और तो इसके स्पेसिफिकली करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ये याद रखना, ये एग्जाम में भी आएंगे, तुमसे पूछा भी जाएगा, और इसी के बिहाफ पे आगे के टॉपिक, आगे के क्वेश्चंस वगैरह भी हम पकड़ते होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, पहला है द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये तो हमेशा ही रहेगा। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, एंड फोर्सेस इन्वॉल्व्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव पता है सबको, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड ऑल। अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता चल गया ना बच्चे, याद रखेंगे। इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, ठीक है, एंड फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा? अ कोलिजन इन विच देयर अकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ये वो वाला कोलिजन हो जो हम डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जब कहें कि दो गाड़ियां टकराई हैं और वहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो टकराने से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ और सर्टेन वर्क डन होगा, वो हर तरीके से वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही है जो वहां कंज्यूम हो जाएगी, तो एनर्जी तो लॉस होगी। तो हम जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनइलास्टिक है। अदरवाइज इलास्टिक कोलिजन क्या था? जिसमें सब कुछ कंजर्व था। इन इलास्टिक में क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, फोर्स इन्वॉल्व मे बी नॉन कंजर्वेटिव। इस केस में अब फ्रिक्शन वाला पार्ट भी आने लग जाएगा, एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल सब कुछ लगाना शुरू करेंगे, तो मेन कहानी आती है कि फोर्सेस मे नॉट बी कंजर्वेटिव। होंगी तो ठीक है, लेकिन नहीं भी होंगी तो वो इनइलास्टिक में आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। सबसे बड़ा पार्ट यही वाला है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी है जो सिस्टम की वो कंजर्व्ड नहीं है।
तो तुमसे इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे, तो क्या कहोगे? इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बट इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोमेंटम सब कंजर्व्ड है, एंड फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. इन द केस ऑफ इनइलास्टिक, total energy conserved, momentum conserved, but kinetic energy is not conserved, forces may not be conservative. Done है, ये characteristics clear है. अब आता है coefficient of restitution और coefficient of resilience. अब ये coefficient of restitution या coefficient of resilience क्या है? अब समझो, मान लो एक गाड़ी आई, उसने पीछे से आके दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी. ये अब फिर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, दोनों के दोनों मारुति 800, दोनों. अब मारुति 800 कहने का मतलब क्या है? सिर्फ ये कि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है. मान लेते हैं अभी के लिए एक बॉडी है ये जो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, पीछे से आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली, तो आगे टक्कर मार देती है. तो जो पहले वेलोसिटीज के बीच का डिफरेंस था, जिस वेलोसिटी से ये गाड़ी मूव कर रही है और जो वेलोसिटी से ये इसे अप्रोच कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ ये गाड़ी से अप्रोच कर पाएगी? अगर ये 40 और ये 60 है तो 20 क्यों? रिलेटिव वेलोसिटी. तो 20 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है कि नहीं? और अगर अब इसने टक्कर मारी तो ये 60 और ये 40 हो गया. अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है टक्कर लगने के बाद, कितनी वेलोसिटी है? फिर 20. समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? इट इज अ रिलेटिव डिफरेंस या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, and in that case one object is approaching towards the other, तो velocity of approach है. और जब टक्कर लग गई आफ्टर कोलिजन, ये सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेट होते हुए भी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है. अब जो दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, इन्हीं दो वेलोसिटीज के रेशियो के बारे में बात करते हैं. क्या है वेलोसिटी? इट इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. क्लियर है? क्या रहेगा? It is the relative velocity of separation, ratio रहेगा जो, upon relative velocity of approach before collision. दोनों को डिवाइड कर दो. पहला के सेपरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी v2 v1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 u2. डन है? यहां दिख रहा है v2 v1 और u1 u2 स्विच क्यों है 1 2? क्योंकि पहले सेकंड वाला ऑब्जेक्ट मतलब स्लो चल रहा था, फर्स्ट वाला तेज था, टक्कर लगने के बाद दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो तेज हो जाता है. यही होता है ना, जैसे 60-40 था, अब 40-60 हो गया था. तो उन दोनों को हमने डिवाइड किया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, है ना? पता चल रहा है ना? ये हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज का, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों को रेशियो लेंगे. इट इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस. काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व्ड रहेगी, इनइलास्टिक में कंजर्व्ड नहीं रहेगी. इस केस में भी नहीं है या है, वो हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है. अगर ऐसा है तो 60 वाले ने 40 वाले को 60 पे पहुंचाया और खुद 40 पे हो गया. तो एक बात बताओ, पहले भी 20 अब भी 20, तो दोनों का रेशियो आया 1. दैट मीन्स फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1. होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो हमारे पास फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1. समझ में आया? एंड फॉर परफेक्टली नॉन इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या आएगी? 0. फॉर परफेक्टली नॉन इलास्टिक, जो हम आज जब मैंने एग्जांपल दिया था एक ट्रक और गाड़ी वाला, मैंने क्या कहा था? गाड़ी वाला आएगा, अप्रोच तो कर रहा है, टक्कर लगने के बाद घसीट के लेके जाएगा. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? 0. तो E की वैल्यू क्या आएगी? 0 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज 0. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आएगी. और परफेक्टली, देख बेटा कौन से वाला, देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस क्या है? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. न्यूमरेटर में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज फाइनल वेलोसिटीज के बीच का डिफरेंस टक्कर लगने के बाद, डिवाइडेड बाय वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच. अप्रोच मतलब कोलिजन से पहले के रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2. डन है? अब अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम रहेंगे,
दोनों की वैल्यू कट के 1 आ जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसको टक्कर मारेगा और साथ में घसीट के ले जाएगा। सेपरेशन तो हुई नहीं, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो ई की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है? ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में 0, परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू 1। डन है बच्चे? ये अब हम इस इलास्टिक कोलिजन, मतलब ये तो पता चले गया सबको कि ई की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बेसिस पे हम फाइनल वेलोसिटीज को डिराइव करने वाले हैं। इसको केस को समझना, साथ के साथ बच्चे डिराइव करते चलेंगे। देखो जरा, हम यहां पे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है m1 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है b जिसका मास है m2 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। डन है? अब अगर हमें चाहिए कि भाई टक्कर लगे तो जाहिर सी बात है u1 ज्यादा होगा u2 से, तभी टक्कर लगेगी, है ना। तो u1 इज ग्रेटर देन u2 मान लेते हैं। ये कब का केस है? बिफोर कोलिजन, जब टक्कर नहीं लगी है। ये कहानी है बिफोर कोलिजन। डन है? अब आफ्टर कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? पहले ड्यूरिंग कोलिजन की बात करते हैं। जब इसने आके अप्रोच करके इसे टक्कर मार दी है, ठीक है, ए वाले ने, m1 वाले ने b वाले पर, m2 वाले पर क्या कर दिया है? टक्कर मार दी है m2 b पर। तो इस वक्त b ने a पे एक फोर्स लगाई होगी, FAB, फोर्स ऑन ए बाय b, और a ने b पर एक फोर्स लगाई होगी, फोर्स ऑन b बाय a। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? है ना? ये कब है? ड्यूरिंग कोलिजन। डन? अब टक्कर लगेगी बहुत थोड़े से टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, और उसके बाद ये फिर सेपरेट हो जाएंगे। अगर, और यहां ध्यान रखना मैं इसको क्या लेके चल रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला केस बना के चल रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो अब ये चिपके तो नहीं रहेंगे परफेक्टली इलास्टिक के अंदर। तो ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया v1 वेलोसिटी के साथ, मास m1 ए ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया है, b वाला जो ऑब्जेक्ट है m2 मास वाला, v2 वेलोसिटी के साथ। और इस केस में v2 इज ग्रेटर देन v1 हुआ, है ना। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया हमारा? आफ्टर कोलिजन। किसी को दिक्कत है इसमें? डन है? अब एक बात बताओ बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी पहले? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? u1 माइनस u2, ठीक है नहीं? और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? v2 माइनस v1। बिल्कुल ठीक है, किसी बच्चे को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? ये डन है। और अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजोल्यूशन निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात ठीक है ना? अब यहां पे एक और चीज थी बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन must be exactly equals to total momentum before collision। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? total momentum before collision and total momentum after collision must be exactly equal in magnitude। होना चाहिए कि नहीं? है ना? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही तो कंसेप्ट है हमारे पास कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? मैं एक काम करता हूं, 1 1 वाले एक साइड, 2 2 वाले एक साइड लिख लेता हूं। तो अगर मैं m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2 लिख लूं तो कोई दिक्कत किसी? m1 कॉमन ले लेते हैं, v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेते हैं, u2 माइनस v2। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, कोई अलग से स्टेप नहीं करिए, बहुत सिंपल से स्टेप्स चल रही है। अब एक बात बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी इलास्टिक कोलिजन की?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, है ना। ये मैं कोलिजन किसके लिए लेके चल रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। ये क्या है, ये कब के लिए है, बिफोर कोलिजन, और हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। किसी को इसमें परेशानी? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फॉर द एंटायर सिस्टम। रहेगा कि नहीं? 1/2 कॉमन लेके काट दे, कट जाएंगे सारे, है ना। ये सारे के सारे 1/2 कॉमन लेके हट जाएंगे। अब फिर से वही करते हैं, 1 वाले एक साइड, 2 वाले एक साइड। तो यहां क्या आएगा, अगर मैं 1 वाले को उस साइड भेज देता हूं, यहां है m2u2 का स्क्वायर माइनस m2v2 का स्क्वायर, और वहां m1v1 का स्क्वायर माइनस m1u1 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? मासेस ले लेते हैं कॉमन, क्या बना, u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, m1 कॉमन, v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत बच्चा इसमें? बिल्कुल ठीक है। ये आ गई है सेकंड इक्वेशन। देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है किसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटीज के हेल्प से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचना। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन रहा है, देखो जरा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करना जरा। पहला काम क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको ना मैं घुमा के लिख देता हूं पहले, क्योंकि वो सेम उसके फॉर्मेट में आ जाएगी। LHS RHS को स्विच करके लिख रहा हूं, तो ये बनेगा हमारे पास m1 v1। एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी खोल दूं, a प्लस बी ए माइनस बी, v1 प्लस u1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2। m2 के लिए क्या खुलेगा, u2 प्लस v2 एंड u2 माइनस v2 बनेगा ये। इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख के अब इससे डिवाइड करते हैं। जब अब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आया, m1 v1 प्लस u1 v1 माइनस u1 होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन का LHS क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन का LHS हमारे पास क्या है, m1 v1 माइनस u1, और उस साइड में क्या बचा, m2 u2 प्लस v2 u2 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाय m2 u2 माइनस v2। डन है। m2 से m2, m1 से m1 कट गया कि नहीं? तो हमारे पास क्या बना, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। बना कि नहीं बना? अब एक काम करो, पहली बात तो यहाँ ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। एक बार मैं इसको मैं एक अलग स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वापस से क्या करो, v वाले एक साइड और u वाले एक साइड कर दो। क्या आएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 आएगा। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो क्या बन रहा है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। Hence, proved that for perfectly elastic collision, coefficient of restitution or coefficient of resilience is exactly equals to 1। ये बात समझ में आई है? पक्का ये समझ में आ गया? अगर प्रूफ करना आ जाता है ये स्टेप्स फॉलो करनी है। अब डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात सुनिए, तो बीच में इंटरवल आया था। ये बात समझ में आ गई? अगर यहां तक कब प्रूफ करना है, जब बोला जाएगा कि हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस जो हमारी वैल्यू है, अगर उसको यूनिटी प्रूफ करना है इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो ये हो गया डन। अब एक मेरी बात सुनो भाई, यहां पे ये इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 3 इस वाले का, या यहां से हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहां तक आ गया। यहां से एक काम करो, v2 या v1 किसी की वैल्यू निकाल लो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला मेरा टारगेट क्या है कि किसी तरीके से फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू निकालना। तो मैं मान लो v2 की वैल्यू अगर निकाल लेता हूं तो क्या निकलेगा, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये लिख सकता हूं। यहां तक ठीक है? मैं
बोर्ड पे जो कुछ लिखा उसे इरेज कर रहा हूं और इस जगह से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। देखो, हाँ जी, हाँ जी बच्चा, यहां तक ये इक्वेशन पता चल गया था। अब वापस चलते हैं अपनी पहले इक्वेशन पे। देखना जरा, हमने पहले इक्वेशन में क्या बनाया था। मोमेंटम वाले केसेस थे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, था कि नहीं? यहाँ पे यही था। अब देखो, मान लो u1 और u2 गिवन वैल्यूज हैं। क्यों मान लो भाई? मैं तुम्हें एक केस बना देता हूं। मैं केस क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक गाड़ी है, परफेक्टली इलास्टिक का केस अज्यूम कर लेते हैं। एक गाड़ी है, वो जा रही है लेट अस अज्यूम 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे। आगे एक दूसरी गाड़ी जा रही है 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे। दोनों के मासेस अलग अलग है, m1 m2 मासेस अलग हैं। अब 35 वाले ने अगर 15 वाले को टक्कर मारी तो फाइनल वेलोसिटीज कितने निकलेंगे? समझ में आई है? मैंने मासेस पहले का m1 दूसरे का m2 दे दिया। मान लो m1 की वैल्यू मान लेते हैं कि 5000 kg, m2 की वैल्यू मान लेते हैं 7500 kg, ठीक है। मासेस भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटीज भी गिवन है, मुझे फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। तो उस केस में मैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी एक वेरिएबल और कांस्टेंट्स की टर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट करो v2 को, m1v1 प्लस m2 टाइम्स v2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? v1 प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। डन है? ब्रैकेट ओपन करो, m1v1 प्लस m2v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 इज इक्वल टू m1u1। साथ के साथ करते चलना बच्चा, कुछ गलती होगी तो पता बीच में ही पकड़ में आ जाएगी फिर। m2u2, ठीक है। अब m1v1 वाले एक साइड कर लेते हैं, v1 वाले यही है वैसे तो दो। तो एक काम करते हैं, v1 कॉमन लेंगे, इनमें से क्या आएगा? m1 प्लस m2 और m2u1 इन सबको उस साइड भेज देते हैं। देखो, जब मैंने उधर भेजा m2u2 कितना बनेगा? 2m2u2 प्लस m1u1 और माइनस m2u1, ऐसा बन गया। तो मेरे पास v1 की वैल्यू क्या आ गई? 2m2u2 प्लस m1u1 माइनस m2u2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बना कि नहीं? कहाँ पे बच्चा? ये लास्ट में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? मैं और ज्यादा थोड़ा सुंदर करके लिखना चाहूं तो क्या करूंगा? सुंदर तो क्या ही होएगा, पर ये याद रखना है। क्या लिखूंगा? 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस u1 कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। डन है? पता चला? ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है पहले ऑब्जेक्ट की। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू निकली है, इसको अगर मैं अपनी इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं v2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। v2 की वैल्यू क्या थी? v1 प्लस u1 माइनस u2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। v1 की वैल्यू 2m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 m1 प्लस m2 प्लस u1 माइनस u2। एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 2m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस u1 m1 प्लस u1 m2 माइनस u2 m1 माइनस u2 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखना बच्चे कुछ कट पिट रहा है, ढूंढो जरा। m2u2 और कुछ है? u1 m1 m1 u1 m1 u1 ऐड हो जाएंगे, और शायद कुछ m2 u1 कहीं और दिख नहीं रहा है। m2 u1 और m2 u1 ये कट गए, ठीक है। करना बच्चे, सॉल्व करो। इसमें 100 से माइनस कर रहे हैं, क्या बन रहा है? m2 u2 और m1 u1 प्लस
2m1u1 और कुछ माइनस u2m1, ऐसे ही बचा। ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। इसे और सेपरेट वगैरह करके लिख लेंगे तो क्या बनेगा, 2m1u1 बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे u2 कॉमन ले लेते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आ गई है, v2 की वैल्यू। डन है। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज मिल गई हमें। समझ में आया? देखो कैलकुलेशंस देख के मत घबराओ, कैलकुलेशंस तो भी सिंपल हैं जो तुमने ऑलरेडी करी हुई है जूनियर क्लासेस में। बट एक चीज याद रखना, फाइनल रिजल्ट टिप्स पे याद रख लेना इनके, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो डिराइव करने बैठ गए तो न्यूमेरिकल से ज्यादा लंबी डेरिवेशन हो जाएगी फिर, तो इनकी वैल्यूज याद रखना एग्जैक्ट। ठीक बात है ना। इसके बाद आते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस क्या है बेटा हमारे पास, जिसमें अगर अपने पास जो मासेस हैं ऑब्जेक्ट के वो इक्वल हो जाए। क्या बात कर रहे हैं, when m1 is equal to m2 is equal to m, मासेस सेम है तो v1 की वैल्यू क्या आएगी। अब ध्यान से देखो, अगर मासेस सेम है m1 माइनस m2 वाला तो काम ही खत्म, m1 और m2 इक्वल है तो जीरो हो गया, तो सीधा सीधा v1 किसके इक्वल आएगा, 2m2u2, m2 तो m है, ये कितना बनेगा देखो इसके अंदर वैल्यू डालो। अगर मासेस सेम है तो ये बन गया 2mu2 ओवर 2m, m2 से 2m कट गया, तो v1 सीधा सीधा u2 के इक्वल हुआ कि नहीं। ये एग्जैक्टली मारुति 800 वाला जो केस बनाया था उसके बराबर हो गया। सिमिलरली जो हमारे पास v2 आएगा, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो u1 के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, ये स्पेशल केस पहला आ गया। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी b इज एट रेस्ट, अगर b रेस्ट पे है और परफेक्टली इलास्टिक है तो अब क्या होना चाहिए, a रेस्ट पे हो जाना चाहिए, वो मूव कर जाना चाहिए। लेकिन फाइनल वेलोसिटीज निकाल रहे हैं तो v1 क्या निकलेगा, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 u1, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या करें, अगर हमारी एक बॉडी रेस्ट पे है तो u2 की वैल्यू जीरो डाल दो सिर्फ, ये u2 की वैल्यू जीरो से ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और इस वाले केस के अंदर u2 की वैल्यू से ये पार्ट खत्म हो जाएगा। सॉर्टेड है बच्चा। इफ बॉडी b इज वेरी हैवी, m2 इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन m1, ट्रक और साइकिल। अब m2 बहुत बड़ा है अगर, तो हम, और u2 रेस्ट पे था, u2 रेस्ट पे है, m1 वाले ने आके टक्कर मारी, तो m2 माइनस m1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू m2 ओनली। m1 प्लस m2 भी ऑलमोस्ट m2 के बराबर ही हुआ, उस वेट से घटाने और बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो v1 की वैल्यू माइनस m2 ओवर m2 u1, इट इज इक्वल टू माइनस u1। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि साइकिल जाएगी, खड़े ट्रक को टक्कर मारेगी, खुद पीछे को बाउंस बैक होके आएगी, है ना। तो v1 एग्जैक्टली u1 जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक कर जाएगा। u1 इज इक्वल टू माइनस, और v2 कितना आएगा, जीरो, ट्रक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। व्हेन बॉडी b एट रेस्ट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, अब ट्रक वाला साइकिल वाले को टक्कर मार, और ठीक है, तो m2 इज एक्सट्रीमली लेस देन m1, तो v1 कितना निकला, m1 बाय m1 u1, क्योंकि वही प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो v1 u1 के इक्वल है। ट्रक वैसे ही चलता रहा जैसे चल रहा था टक्कर मार के भी, लेकिन v2 की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ u1 के इक्वल। ठीक है, v2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ u1, डबल वेलोसिटी के साथ उड़ के जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आगे टक्कर मारेगा तो साइकिल बेचारी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ के गिरेगी। ठीक बात है, डन। ये लेकिन कब होता है, जब प्योरली इलास्टिक होता है, बना नहीं रहेगा। ये सारे केसेस इलास्टिक के लिए हैं, इनइलास्टिक नहीं। व्हेन अ हेवी प्रोजेक्टाइल बॉडी A undergoes an elastic collision with light target body B at rest, the body A keeps on moving with same velocity of its own and the body B starts moving with the double the initial velocity of A, जो हमने अभी बात करी है। क्लियर है। अब आता है बच्चा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो यहां पर बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन अपने को पता ही है क्या है। देखो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है,
है ना। इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। u1 इज ग्रेटर देन u2, आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देने चाहिए। यही होता है ना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, दोनों के दोनों, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब था, जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो था। और वो सिर्फ कब जीरो हो सकता है, जब सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब जीरो होगी, जब दोनों सेम चिपक के चल पड़ेंगे, तो फाइनली वो आपस में चिपक जाएंगे। ये बात समझ में आई है। तो हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, एक सिंगल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो गया, m1v प्लस m2v, v कॉमन लिया, m1 प्लस m2 इफ u2 इज जीरो। तो m1 u2 इज जीरो कैसे, सेकंड ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो v की वैल्यू निकल गई m1u1 ओवर m1 प्लस m2 विच इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक बात है, ये इलास्टिक का केस आ गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इसमें, इवन हाफ m1u1 स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 m2 v का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में सेकंड वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, है ना। तो हमारे पास हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये कहां से आया, जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल गया बच्चा, m1 का स्क्वायर ओवर m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ m1 m2, है ना। m1 m2 कट जाएंगे, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, E1 माइनस E2। इनिशियली कितना था, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, फाइनल हाफ m1 u1 का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2। जब दोनों को माइनस किया तो m1 m2 u1 का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ m1 m2 एंड व्हिच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये इन इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन हो जाती है। सिंपल है, करके देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, डाउट आएगा तो पूछ लेना फिर। अपने पास है बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ओब्लिक कोलिजन। देखो टू डायमेंशन का क्या केस है भाई, हम क्या बात करें, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, साइकिल वाला आगे चला गया, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, गाड़ी वाला आगे चला गया। हर बार ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर किसी एंगल पे टक्कर लगेगी तो क्या होगा, अगर किसी एंगल पे कोलाइड करेंगे तो वो टू डायमेंशन में जाएगा। कैसे, अगर मान लो एक कैरम बोर्ड खेलते हो सारे, पता है अगर मैं किसी एंगल पे स्ट्राइकर से हिट करूंगा तो स्ट्राइकर उधर जाता है और ये गीटी उधर जाती है, गीटी डलती है, साथ में फाउल हो जाता है, होता है ना। ये क्या हुआ, ये ओब्लिक कोलिजन नहीं हुआ, टू डायमेंशन में नहीं गया, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साइड ट्रैवल कर गई। ये जेंजी लोग है, चौंचले मत करो, एट बॉल पूल खेलो, कैरम बोर्ड खेलो भाई, गरीब आदमी है वही आता है, कंचे खेल लो। सुनो, अच्छा सुनो जरा बच्चे, बस ध्यान दो फटाफट। यहाँ पे हमारे पास, बेटा ध्यान दो, टॉपिक स्ट्रेच हो जाएगा बिना। तो यहाँ पर अपने पास जो ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम वो यहाँ पर था। मैं जानबूझ के यहाँ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिल्कुल सेंटर पे टकराएगा तो ये क्या करेगा, ये आके इसे सीधा ही लेके जाना था, इसीलिए टिक जाओ टिक जाओ, ठीक है, मैंने मिटा दिया, ये भी मिटा देता हूँ यार, तुम बड़े गंदे लोग हो यार। ये हमारे पास बच्चा एक ऑब्जेक्ट है ए, इधर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये ओब्लिकली टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर गया और एक ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर गया, ये बात ठीक है। इस टाइम पे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो बी ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, ए ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा था पीछे से u1 वेलोसिटी के साथ। डन है, यहां तक ठीक है। अब हमारे पास, हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या बना रहे हैं, ये बना लिया मैंने v1, इस साइड को अपने पास गया था a ऑब्जेक्ट और इस साइड को हमारे पास आ गया b ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब अगर ये किसी ओब्लिक एंगल पे किसी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं ये थीटा, और ये फाई एंगल के साथ गए हैं कि नहीं। डायग्राम समझ में आ रहा है सबको, कंसेप्ट पता चल रहा है। अब एक बात देखो जरा, अगर मैं यहां पर एंगल्स की बात करूं, एक बार अब साथ साथ में देखना, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन में u1 इज ग्रेटर देन u2, जो यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट आके उसे हिट कर रहा था। आफ्टर कोलिजन लेट a moves with a velocity v1 making an angle theta with the x-axis and let body b moves with a velocity v2 making an angle phi with x-axis. Theta is the angle of scattering, phi is angle of recoil. Angle of scattering क्यों? क्योंकि इस केस में a वाले ने आके इसको हिट किया तो वो अपनी पोजीशन से स्कैटर हुआ, और जो phi है वो क्या हुआ, रिकॉइल वेलोसिटी एक तरह से, है ना।
जहां टक्कर लगे उसके ऑपोजिट साइड में कहीं गया, तो ये हमारा 5 वेलोसिटी के साथ इस साइड में रिकॉइल कर गया। ये डन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन मस्ट बी एक्जेक्टली इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का ही हम केस ले रहे हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन में आ गया वो, और कुछ नहीं हुआ। ये बात समझ में आई? तो हाफ m1 u1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर मस्ट बी एक्जेक्टली इक्वल्स टू हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? सेम गोज फॉर मोमेंटम, है ना? पहले हाफ हाफ कैंसिल आउट करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जीज के लिए रहेगा अपने पास। अब देखो ये तो आ गया अपना रिलेशन जो हमने काइनेटिक एनर्जीज के लिए बना लिया। अब मोमेंटम के केस के लिए भी जब मैं लूंगा, अब देखो मोमेंटम का केस कैसा है, एज द लीनियर मोमेंटम इज कंसीडर्ड देयरफॉर x इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी एक्जेक्टली इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम क्या करते हैं, टोटल मोमेंटम को हम यहां पर कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखते हैं। क्यों? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम अलग आ रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग आ रहा है। यहां देखो, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर भी रहा था सीधा, तो इनिशियली मोमेंटम किसके डायरेक्शन में, हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ मोमेंटम कितना आया, m1 u1 प्लस m2 u2। ये किसके लिए ले रहा हूं बच्चे मैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम था ये। अब अगर मैं इसकी v1 वेलोसिटी की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट की बात करूं, तो किधर को आएगा, इधर को। ये क्या आएगा बेटा, v1 cos थीटा, और यहां क्या आएगा, v1 sin थीटा, आएगा कि नहीं? और अगर मैं v2 की बात करूं, तो v2 cos phi और v2 sin phi, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझ में आ गया सबको? तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास m1 इंटू वेलोसिटी कितना निकला, v1 cos थीटा प्लस m2 इंटू v2 cos phi। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ये किस केस के लिए लिया बच्चा मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है? पहली इक्वेशन नाम रख लेते हैं। अब y एक्सिस के लिए देखो, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू v1 sin थीटा प्लस m2 इंटू v2 sin phi। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो v1 sin थीटा वो ऊपर को और v2 sin phi क्या है, नीचे को। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसको मैं माइनस लिख लूं। लॉजिक समझ में आ रहा है? और एक बात बताओ, बिफोर कोलिजन y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट थी? वहां तो वेलोसिटी था ही नहीं, तो जीरो आ गया। तो m1 v1 sin थीटा is exactly equals to m2 v2 sin phi। ये रिलेशन समझ में आ गया बच्चे? ठीक है। एंड इफ द टू ऑब्जेक्ट्स या टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये कैसे समझ में आ गया? ये रिलेशन ही निकालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अगर एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा जो ओब्लिक कोलिजन है, तो थीटा प्लस फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 इफ m1 इज इक्वल टू m2। समझ में आ गई ये बात? किसी को दिक्कत? ये हमारे पास ओब्लिक कोलिजन का केस खत्म हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो जाता है और हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स ओपन हो जाते हैं, जो हम सबको अटेम्प्ट करके लाने हैं। हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा और डाउट्स के साथ में रहेगा।